तो जब तक सावन है, ठीक है, तब तक हम लोग एक एक क्लासेस करेंगे एवरी मंडे, है ना। इसके बाद फिर सावन के बाद जो है इसके क्लासेस बढ़ाएंगे, है ना। तो फिलहाल आज हम्म। सावन का पहला सोमवार है, तो आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं आयुर्वेद, है ना। आयुर्वेद के हम्म। साथ कहानी ये है। सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं कि आयुर्वेद आया कहाँ से। हम्म। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है सर। बहुत बढ़िया। आयुर्वेद का जो कहानी है वो ये है कि आयुर्वेद जो विद्या है ना। आयुर्वेद का मतलब क्या? आयुर मतलब होता है उम्र, है ना। ठीक है। ये वेदों से ही हम्म। निकला हुआ एक विद्या है, ठीक है। आयु जो कि आपको स्वस्थ रखने में और आपकी उम्र को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। इसका यही काम है, हम्म। ठीक है। हम्म। बेसिक स्ट्रक्चर इसका यही है कि आपको स्वस्थ हम्म। रखना, यानी कि हम्म। डिजीज आपको डिजीज से दूर रखना और आपकी उम्र को बढ़ाना। ये इसका मेन काम है, ठीक है। हम्म। ये जो विद्या है सबसे हम्म। पहले ब्रह्मा जी के पास आया। ब्रह्मा जी का काम, ब्रह्मा जिसे है ये दक्ष के पास। दक्ष कौन? जो माता सती के पिताजी थे, है ना। राजा दक्ष, ठीक हम्म। है। या हम्म। या फिर प्रजापति दक्ष, जो भी, ठीक है। उनसे ये हम्म। विद्या ट्रांसफर हुआ अश्विनी कुमार जिसको, ठीक है। और अश्विनी हम्म। कुमार से ये विद्या प्राप्त हुआ इंद्र को, देवताओं के राजा, है ना। ठीक है। जी। अब क्या है कि जी। उनसे तीन जगहों पे ये विद्या ये हुआ, ठीक है। एक थे आपके हम्म। धनवंतरी, ठीक है। उनको हम लोग देवदास भी कहते हैं, ठीक है, उनके पास। दूसरा जो आया जिसको बोलते हैं सुश्रुत संहिता, ठीक है, जो धनवंतरी के पास हम्म। गया, ठीक है। एक था हम्म। आपका हम्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कश्यप संहिता। कश्यप संहिता जो है वो इनके पास, वो कश्यप ऋषि से होते हुए वो गया कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि एंड भृगु ऋषि के पास, ठीक है, और भार्गव के पास गया, हम्म। ठीक है। और फिर उनके बच्चों में ये चीजें डिवाइड हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कश्यप संहिता, ठीक है। हम्म। थर्ड जो डिवाइड हुआ वो हुआ अकॉर्डिंग टू चरक संहिता। ये नाम आप सुने होंगे, हाँ। चरक, ठीक है। हम्म। तो चरक संहिता जो था वो बेसिकली डिवाइड हुआ भारद्वाज ऋषि के पास, ठीक है। और उसके बाद फिर अत्रेय और पुनर्वसु के पास, इस तरह से वो चीजें डिवाइड हुआ, है ना। अत्रेय पुनर्वसु, इस तरीके से ये तो मिलता है एक हम्म। जगह हिस्ट्री, है ना। ठीक है। दूसरी जगह हिस्ट्री में भी मिलता है, जैसे इसमें देखेंगे कि आयुर्वेद का जो अवतरण है, ठीक है, वो बेसिकली चरक संहिता हम्म। के हिसाब से, सूत्र संहिता के हिसाब से और कश्यप संहिता के हिसाब से, तीनों अलग अलग बुक हैं। एक हम्म। दूसरे के साथ थोड़े बहुत रिलेशन है इनके आपस में। तो जो चरक संहिता हम्म। है उसके अकॉर्डिंग ये है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास था ये विद्या, इसके बाद दक्ष प्रजापति के पास, अश्विनी और इंद्र, ठीक है। आप हम्म। ध्यान से देखेंगे तो हम्म। सुश्रुत संहिता में भी यही चीज है कि ब्रह्मा, दक्ष, अश्विनी और इंद्र, ठीक है। कश्यप में भी हम्म। यही है कि ब्रह्मा, ब्रह्मा के पास सीधा अश्विनी यानी कि दक्ष के पास नहीं गया ये विद्या, ठीक है, और उसके बाद इंद्र के हम्म। पास। कश्यप के अकॉर्डिंग हम्म। अकॉर्डिंगली कि दक्ष के पास वो ज्ञान नहीं था, है ना। ठीक है। हम्म। ये हम्म। थोड़ा सा डिफरेंसेस है। और बाकी सभी चीजों में आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। तो चरक में फिर आपको दिखाई देता है कि इंद्र के बाद भरद्वाज ऋषि के पास, उसके बाद अत्रेय और पुनर्वसु के पास जाता है, और उसके बाद फिर अग्निवेश, भेल, जतुकुर्ण, पराशर, ठीक है, हरित और क्षार पाणी के पास ये गया विद्या, ठीक है, चरक संहिता के हम्म। अकॉर्डिंग, ठीक है। हम्म। अब क्या हम्म। है कि यहाँ पे जो सुश्रुत संहिता है वहां पे तो आपका इंद्र तक आया, इंद्र से फिर ये आया धनवंतरी के पास, ठीक है। धनवंतरी के हम्म। बाद ये आया आपका आप अपघेनव, वैतरण, आब्रम, और इस तरह से कई सारे ऋषियों के पास ये गया। इसमें आप सबसे ज्यादा जो नाम सुने होंगे वो सुने होंगे सुश्रुत का, जी। ठीक है, क्योंकि इसको सबसे सुश्रुत ज्यादा। संहिता के नाम से जाना जाता है ना। ठीक है। उसी तरह से जो चरक ऋषि थे उनके नाम से चरक संहिता जाना गया, ठीक है, क्योंकि अंतिम ऋषि वही हुए इस विद्या को आगे बढ़ाने वाले, या फिर उन्हीं को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गया, ठीक है। ये चीज है। हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है इनको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिला, जबकि इनके पिताजी, इनके ग्रैंडफादर भी तो उनकी आराधना करते थे ना, बालाजी भगवान का, ठीक है, हनुमान जी हम्म। का, है ना। बट इनको ज्यादा मिल गया तो उसके हिसाब से अब जो सुश्रुत थे तो उनके हिसाब से उन्होंने अपना सुश्रुत संहिता लिखा और आगे चीजों को बताया कि ये कहाँ कहाँ से इसका क्या लीनेज है। चरक बताया तो वो चरक संहिता हो गया। कश्यप ऋषि ने ये चीजें लिखा तो कश्यप के हिसाब से ही हो गया। अब कश्यप ऋषि का जो था वो यहाँ पे चला गया कश्यप के पास, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु ऋषि के पास।
अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे हम्म। तो आपको ज्यादातर नाम जो है वो आपको एस्ट्रोलॉजी में भी याद होगा, है ना। जैसे जैसे राइट। जैसे एस्ट्रोलॉजी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रह्मा तो है, क्रिएटर है ही, है ना। कश्यप ऋषि आपको याद आएगा, हम्म। ठीक है। भृगु संहिता, हम्म। है ना, इस तरीके से। धन्वंतरी के बाद चूंकि सुश्रुत संहिता सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि ऋषियों के पास डिवाइड हुआ, और चरक संहिता सबसे ज्यादा हम्म। डिवाइड हुआ ऋषियों के पास, है ना। चरक और हम्म। फर्स्ट नंबर पे आपका ये सुश्रुत, और सेकंड नंबर पे आपका चरक संहिता ज्यादातर ऋषियों के पास डिवाइड हम्म। हुआ। और जो कश्यप संहिता था ये कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु पे ही खत्म हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ज्यादातर वाला केसेस ब्रांच में, कौन सा है सर? फर्स्ट सर वाला फर्स्ट चरक है, सेकंड दूसरा सर वाला सर सर सुश्रुत है, तीसरा वाला सर सर कश्यप। इसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, ठीक है। अलग अलग ब्रांच है, ठीक है। हम्म। कश्यप संहिता जो था, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी था, वो बेसिकली कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु ऋषि के आने के बाद खत्म हो गया। यहाँ पे जो कि धन्वंतरी से आगे बढ़ते गया और कई सारे ऋषियों के पास ये ज्ञान गया। चरक संहिता में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ऋषियों के पास ये ज्ञान गया, तो इसका मतलब कि यही दो संहिता जो है जो हम्म। आज के डेट में अवेलेबल होगा, और आगे ऋषियों तक ये चीजें और हम्म। ज्यादा डेवलप हुआ होगा। कौन? चरक और सुश्रुत संहिता, हम्म। ठीक है। और मेरा हम्म। पूरा उम्मीद है कि इन्हीं दो के बारे में आप नाम ज्यादा सुने होंगे, ठीक है। हम्म। हमारा जो शरीर है वो right। 5 तत्वों से मिलके बना है, या फिर पूरा यूनिवर्स जो है वो मैक्सिमम 5 तत्वों से मिलके बना है, जिसको कौन कौन सा है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और जल। पृथ्वी। मिट्टी, है ना, पृथ्वी, ठीक है। मिट्टी। ये है सर नर कंकाल, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें पांचों एलिमेंट मिला हुआ है। पहला आकाश, हम्म। एयर, और आपका हम्म। फायर, वाटर और लैंड, है ना, ठीक है। धरती, पावर, जल, गगन, समीरा, है ना, इस तरीके से, ठीक है। हम्म। तो क्या है कि सबसे पहले डिवाइड हम लोग समझते हैं सब। एक आकाश है, ठीक है, जिसको हम लोग ईथर एलिमेंट भी कहते हैं। आकाश के दो हम्म। अलग अलग भाग में डिवाइड हुआ, जैसे हम लोग की पंचांग एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं कि आकाश है, हम्म। उसको दो दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। एक जो है सूर्य की तरफ चला गया, एक है चंद्रमा की तरफ। क्यों? सूर्य और चंद्रमा जो है हमारे दो मेन सोर्स ऑफ लाइट है, इसकी वजह से, ठीक है, क्लियर है। हम्म। तो उसी हम्म। तरीके से जो आकाश है ना, क्लियर है, हम्म। आकाश है, हम्म। उसी से सारी चीजें डिवाइड हुआ है, सभी चीज। आकाश जो हम्म। है वो सभी एलिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो पहला जो एलिमेंट है हमारा, ठीक है, पहला जो एलिमेंट है वो हमारा है आकाश, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हम लोग इस चीज को राइट समझते सर। हैं। 5 चीजें होती है जिसको बोलते हैं स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ठीक है, हम्म। ठीक है। हम्म। यहाँ पे संस्कृत में श्लोक भी लिखा गया है जो कि अ, देवी भागवत के अकॉर्डिंगली है ना। जैसे लिखा हुआ है हम्म। आकाशस्य गुणस्य, है ना, शब्द एवं न चापर, ठीक है। मतलब ये है कि आकाश जो है वो शब्द है, ठीक है, हम्म। आकाश जो है वो हम्म। शब्द है। वायु में जो है शब्द हम्म। और स्पर्श, स्पर्श यानी कि टच, ठीक है, शब्द हम्म। यानी साउंड, है ना, स्पर्श यानी टच, हम्म। ठीक है। रूप का मतलब होता है शेप, तो अग्नि जो है वो शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है, ठीक है, रूप क्लियर है। भी है। जल में क्या है? शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है और रस भी है। रस यानी कि टेस्ट आपका, हम्म। ठीक है। हम्म। शब्द यानी साउंड, स्पर्श यानी टच, है ना, रूप यानी शेप, ठीक है। पृथ्वी में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है, स्मेल, है ना। गंध भी है। हाँ, गंध मतलब स्मेल सर, करना, ठीक है। हाँ गंध तो जल में भी होती है। जैसे अगर सर, पानी सर उस खराब हो तो नहीं फाउल नहीं ओडर तो नहीं आती है। सर, ये डायरेक्ट मटेरियल चीजों के ऊपर बात नहीं हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे हम्म। इस जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये उस चीज के बारे में नहीं है। वैसे तो स्मेल आपका मिट्टी में भी होता है, ठीक है, स्मेल अग्नि में भी होता है, जबकि अग्नि में गंध नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। इस चीज को आगे समझ में हम्म। आएगा, ठीक है। फिलहाल हाँ इस चीज हाँ को हाँ। समझते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें या देख पा रहे होगा तो, ठीक है, शब्द जैसे लिखा हुआ है पंच तन्मात्र पंचभूत की उत्पत्ति, है ना। पंचभूत की उत्पत्ति। हाँ, यहाँ पे शब्द जो है आकाश, है ना, स्पर्श वायु, ठीक है, रूप वायु, अग्नि, रस अग्नि, जल और रस, गंध जल, भूमि, गंध, भूमि।
है ना। राइट। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है यहाँ पे। मतलब आकाश बस। से शब्द निर्माण हुआ, स्पर्श से वायु, ठीक है, रूप से अग्नि, रस से जल, और गंध से भूमि। ठीक है, ये चीज धीरे धीरे समझ में आएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, हम्म। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तीन तरह के दोष होते हैं। एक होता है कफ, पित्त और वात, है ना। आकाश और वायु मिलकर बनाते हैं वात दोष। ठीक है, फायर और वाटर मिला के बनाते हैं पित्त दोष, है ना। वाटर और अर्थ मिला के बनाते हैं कफ दोष। ठीक है, दुनिया में जितने भी तरह के बीमारियां हैं, ठीक है, जितने भी तरह की डिजीज है, ठीक है, उन सब का कारण यही है, कफ, पित्त और वात। ठीक है, वाह। क्योंकि शरीर, हाँ, क्योंकि शरीर पांच एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, और इन पांच एलिमेंट से मिलकर बनते हैं तीन तरह के दोष, है ना। ठीक है, तो चाहे वो बीमारी आज के सतयुग में होता हो, द्वापर में होता हो, त्रेता में होता हो, कलयुग में होता हो, या फिर आने वाले कोई भी युग में कोई भी तरह का डिजीज हो, ठीक है, वो इन्हीं पांचों एलिमेंट के ऊपर डिपेंड होंगे और तीन तरह के दोष के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, चाहे वो कोई भी कैसा भी डिजीज हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग और राइट आगे सर। समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस चीज को आप समझते हैं, है ना। ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन करिए सर, क्या है बेसिकली। The five elements represent the most important foundational concept in Ayurveda. The five elements represent ideas that are fundamental to nature and matter. The five elements are collection of qualities that Akash form the building blocks. Each element is associated with different tissues and functions in the mind. The elements are associated with personality characteristics in the medicines. The elements determine their actions. Knowledge of the five elements is part and parcel of Ayurveda. तो बेसिकली सर ये बताना चाह रहा है कि ये फाइव एलिमेंट्स ही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं आयुर्वेदा के आइडियाज को। और हाँ, ये फाइव एलिमेंट्स जो हैं ये क्वालिटीज भी डिटरमाइन करते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं, और ये डिफरेंट टिश्यूज और फंक्शंस जो माइंड के होते हैं उनसे भी एसोसिएटेड होते हैं। ये पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स से भी एसोसिएटेड होते हैं, और ये मेडिसिन में भी, उनको बनाने में भी, उनके एक्शन को निर्धारित करने के लिए भी काम आते हैं। सही बात है। यानी कि सिंपल सी बात है कि यही जो फाइव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका जो कलेक्शन है, जिस भी अमाउंट में एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड होता है, ठीक है, कि आपका चरित्र कैसा होगा। ठीक है, आपका व्यवहार कैसा होगा, आप कैसे चीजों को डील करते हैं, आपका लिमिटेशंस क्या होंगे, कौन सी चीज आपके ब्लॉक होंगे, है ना। सिंपल थिंग्स। ठीक है, ईच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट टिश्यूज। बहुत, बॉडी जो है उसमें क्या होता है, सेल्स होते हैं, सेल्स से क्या बनता है, टिश्यूज बनते हैं, है ना। बॉडी में सेल्स होते हैं ना, हम्म। छोटे छोटे, उससे टिश्यूज बनते हैं हम्म। एंड उसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उसी फंक्शंस के अकॉर्डिंगली जो है माइंड, जो मन है वो उसका निर्माण होता है, जो बुद्धि है, ब्रेन है, उसका निर्माण होता है। ठीक है, एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब कि जो एलिमेंट है उसका आपके पर्सनालिटी के ऊपर भी डेवलप इम्पैक्ट होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। तो आप किसी को देख कर भी बता सकते हैं कि इसको कौन सा डिजीज होएगा, है ना। सिंपल। ठीक है, हम्म। उसके व्यवहार हम्म। से, उसकी हम्म। बातों से। यही जो एलिमेंट है ये हम्म। अगर इस फॉर्म में आ जाए तो वो मेडिसिन का काम करते हैं, वो अपने एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यही फाइव एलिमेंट्स आपके नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और ये बेसिकली पार्सल है आपके आयुर्वेद के। ठीक है, ये सब पांच चीजें हैं, राइट। वाटर, आकाश, फायर, अर्थ और वायु, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो क्लियर सबसे है सर। पहले जो हमारा है वो हमारा है आकाश। ठीक है, हम्म। आकाश हम्म। यानी क्या, वैक्यूम, है ना। ऐसी जगह जो बिल्कुल खाली है, जहाँ कुछ भी नहीं है, या फिर ऐसा कहे कि निराकार ब्रह्म की तरह। ठीक है, आकाश के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत कमाल की चीजें पढ़ने वाले हैं। इसको आप समझाइएगा सर, क्या है बेसिकली ये। हाँ सर। Sound and Akash are inseparable. Akash is cold. It is cold because it lacks warmth created by fire.
Akash is light because it lacks the heaviness created by earth and water. Akash is immobile because it lacks the propulsive nature of Vayu. Akash is subtle because it lacks the profound presence of the more obvious elements. Akash is also omnipresent, it is everywhere, it is the substratum from which all the elements are derived. Akash is a part of all other elements within any aspect of creation. Akash may be found. Akash is the most expensive of the elements without form or boundaries. Akash has no limits because of its expansive quality. Akash is the cause of differentiation. काफी डीप बातें सर लिखी हुई हैं आकाश के बारे में। तो पहला ये कह रहा है कि आकाश कोल्ड है क्योंकि इसमें वार्मथ नहीं है जो कि फायर से क्रिएट होती है। आकाश लाइट है बिकॉज इट लैक्स द हैवीनेस क्रिएटेड बाय अर्थ एंड वाटर। ये लाइट है मतलब वेट में लाइट है, वैसा वाला लाइट नहीं, प्रकाश वाला लाइट नहीं है कि हल्का है क्योंकि इसमें वो हैवीनेस नहीं है जो अर्थ और वाटर में होती है। आकाश सही बात इमोबाइल है है सर, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता बिकॉज इट क्योंकि लैक्स इसमें द प्रोपल्सिव नेचर ऑफ वायु। जो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला नेचर होता है वायु का, वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। हम्म, हाँ सर, आप मतलब बोल रहे आकाश थे कुछ। स्थिर है ना। देखिए सर, स्थिर है। कुछ चीज हम समझाते हैं, है ना, ठीक है। आकाश में क्या है? आकाश का मतलब होता है अंतरिक्ष, ठीक है, क्लियर है। ये शून्य है, ये हम्म जीरो है ना, ठीक है। हम्म ये हम्म इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जीरो है ना, ये निराकार ब्रह्म की तरह है, ठीक है। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये अविभाज्य है ना, इसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, ठीक है ना। जैसे वो बोलते हैं ना कि नैनन हम्म छिदन्ति, ठीक है, क्लियर है। इसको कोई ना तो जला हम्म सकता है, ना ही इसको कोई काट सकता है, ठीक है। आकाश वो है बेसिकली, ठीक है। आकाश क्या है? हम्म आकाश आपके इंद्रियों, जो आपकी इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स है, उसमें जो माउथ होता है उसके क्रिया का अंग माना जाता है, इसीलिए आकाश को शब्द को रिप्रेजेंट किया गया है ना, ठीक है, क्लियर है। कोई भी इंसान जो सही से सुन नहीं सकता, ठीक है, क्लियर है, और सही से बोल नहीं हम्म सकता, जिसको सुनने में और खास तौर से बोलने में कठिनाइयां होती हैं, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसके शरीर में आकाश तत्व की कमी है, ठीक है, क्लियर है, सिंपल, है ना। राइट ईश्वर में, राइट। ईश्वर में गुण होते हैं, ठीक है, आकाश में भी है, क्लियर है। जब भी आप देखते हो कोई हम्म कहता है कि देखो ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला मीन्स क्या? आकाश, है ना, हम्म जो कि निराकार ब्रह्म के रूप में विद्यमान है ना, ठीक है। ये ठंडा हम्म है, जो कि अभी आप पढ़े है ना, क्यों? क्योंकि इसमें एयर हम्म नहीं, क्योंकि इसमें फायर नहीं है, ठीक है। ये कहीं मूव नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसमें एयर एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। हम्म इसमें भारीपन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें पृथ्वी और अग्नि नहीं है, क्योंकि वो दोनों रहेगा तो भारी हो जाएगा, हम्म है ना। इसी तरह से इसके हम्म बारे में हम्म काफी कुछ बताया गया है ना। ये जो है, ये क्या है? हम्म इसके बारे में जो अभी आप पढ़े है ना, इसमें हम्म और भी बहुत सारी चीजें देखना होता है। तो हमारे शरीर में, ठीक है, जो जो ऐसा ब्लैंक स्थान है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो वहां पे क्या है? वहां पे है हमारा ये आकाश, ठीक है, क्लियर है। उसी टाइप से आगे बढ़ेगा हम्म। सर। Akash आपका is subtle because it lacks profound presence of the more obvious elements. Akash is also omnipresent, it is everywhere, it is the substratum from which all other elements are derived. तो आकाश सटल है मतलब कि वो छोटा है, सूक्ष्म है, क्योंकि बहुत वो सूक्ष्म है, बाकी बहुत ज्यादा। जैसे वो शंकर के बाकी बारे में ऑब्वियस कहा जाता है एलिमेंट्स ना जो कि 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 जो हम्म नहीं है वो भी मैं हूँ, और जो है वो भी मैं हूँ, है ना। तो इतना सूक्ष्म है कि हम्म आपको दिख भी नहीं सकता, आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये है, और ये भी महसूस नहीं होगा कि नहीं है, ठीक है। ये जस्ट लेकर भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो उस तरीके से है कि ये है भी, नहीं भी है ना। और बहुत राइट इम्पोर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग ये भी है। हम्म। ठीक है, तो जो बहुत आसानी से दिख जाते हैं उनकी तुलना में ये बहुत सूक्ष्म है। आकाश हर जगह उपस्थित भी है, सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है। इट इज द सबस्ट्रेटम और फ्रॉम विच ऑल द अदर एलिमेंट्स आर derived। सारे एलिमेंट्स भी आकाश से ही ड्राइव हुए हैं। आकाश इज अ पार्ट ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स विद इन एनी एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन। तो सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं आकाश उनके क्रिएशन का एक पार्ट है। हाँ आकाश जी, में बी फाउंड। आकाश इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द एलिमेंट्स विदाउट फॉर्म और बाउंड्रीज। आकाश को हम खोज सकते हैं
और आकाश सबसे ज्यादा फैला हुआ एलिमेंट है, जिसका ना तो कोई फॉर्म है और ना ही कोई बाउंड्री है, जिसका ना तो कोई शेप है और ना ही कोई अंत है। हाँ जी, आकाश बिल्कुल इज द निराकार कॉज की ऑफ तरह है। डिफरेंशिएशन। निराकार यानी आकाश कोई इज द आकार कॉज ऑफ नहीं है। डिफरेंस। हाँ, नो लिमिट्स, है ना, कोई लिमिट नहीं है, और लिमिटलेस भी नहीं है। इंटरेस्टिंग ये भी है। बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंसिव क्वालिटी, मतलब कि जितना चाहे उतना एक्सपेंड कर सकता है ना। ठीक है। आकाश इज द कॉज ऑफ डिफरेंशिएशंस, है ना। डिफरेंशिएशन, हाँ, राइट। In the ठीक है। formation of the embryo, भ्रूण, it is जब Akash बच्चे का that is जन्म होता है। responsible. हाँ, Mhm. That is responsible for allowing change and growth to take place. हम्म, तो जब भ्रूण में बच्चा पनपता है, कंसीव होता है, तो उस समय आकाश रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी तरीके की चेंज और ग्रोथ को बनाने में। हाँ Akash जी। creates the space for the other elements to fill, and that which is the most subtle and difficult to perceive is a function of the element Akash. The mind is composed of Akash. It is formless and nearly impossible to contain. The mind becomes easily disturbed. Akash represents the substratum upon which thoughts and emotions ride like waves upon the ocean. The sattvic or the undisturbed mind is an expression of the essence of आकाश। वाह सर, ये पर्सपेक्टिव, ये दृष्टिकोण पहले कभी नहीं था आकाश के बारे में, क्या कि सर? कैसे वो हमारे माइंड का पार्ट है। आकाश हाँ, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाउइंग चेंज एंड ग्रोथ टू टेक प्लेस। इसको हाँ एक्सप्लेन सर, करिएगा सर, बताइए। क्या था? नहीं, पहले आप एक्सप्लेन करिए, बीच में आकाश हम समझाएंगे। किसी भी तरीके के चेंज और ग्रोथ को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो एक स्पेस प्रोवाइड करता है बाकी एलिमेंट्स को फिल करने के लिए। एक बहुत सूक्ष्म होता है और काफी मुश्किल होता है उसको समझ पाना, उसके फंक्शंस को समझ पाना। माइंड जो हमारा है वो आकाश से ही बना हुआ है। उसमें किसी भी तरीके का कोई फॉर्म नहीं है, कोई भी तरीके की उसमें लिमिट नहीं है। हम किसी भी एक बॉक्स में या किसी भी एक शेप में उसको समाहित नहीं कर सकते हैं, किसी लिमिट में हम उसको समाहित नहीं कर सकते हैं। द माइंड बिकम्स इजीली डिस्टर्ब, क्योंकि उसको समाहित करना इतना मुश्किल है, इसीलिए उसका डिस्टर्ब होना बहुत आसान है। और ये एक तरीके का सबस्ट्रैटम है जिससे थॉट्स और इमोशंस पूरे तरीके से एक वेव की तरह, ओशन पे जैसे वेव्स राइड करते हैं, उसी तरीके से हमारे थॉट्स और इमोशंस भी माइंड पे राइड करते हैं। सात्विक और अनडिस्टर्ब्ड माइंड जो है वो एक्सप्रेशन है आकाश का। फिर आपको याद होगा कि जो हम पंचांग पढ़ाए थे, है ना, हाँ सर। जब हम पंचांग पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि आकाश जो एलिमेंट है उसका रूलर है बृहस्पति। ठीक है। और बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं इथिक्स, इंटीग्रिटी और मोरालिटी वगैरह को। ठीक है। क्लियर है ना? हाँ ठीक है। सर। हाँ, अब बताइए सर कि जिसका ईथर एलिमेंट खराब होगा, क्या उसको वात दोष नहीं होगा? अच्छा, बिल्कुल इसमें होगा। है, होगा ना। क्योंकि आकाश तत्व अगर हम्म। खराब है और थोड़ा सा भी उसको एयर का हम्म। सपोर्ट मिल गया, वो वात दोष बना देगा, उसमें कोई शक संदेह नहीं। ठीक है। हम्म। बाकी आपको बताएंगे वात दोष से कौन कौन सा बीमारियां होती है, जो आप सुनेंगे या तो आपका जीवन बदल जाएगा या तो इंसान पढ़ना छोड़ देगा। कुछ एक जरूर होगा, नहीं है ना। पढ़ेंगे सर। वात दोष से तो मैं भी पीड़ित हूँ, बहुत दिनों से पीड़ित हूँ। हाँ, क्योंकि आकाश उसमें अभी बहुत सारे डिजीज आपको पता नहीं है ना। ठीक है, बहुत सारे डिजीज है। ठीक है। हम्म। अब ऐसा क्यों हम्म। होता है? जब वात दोष तभी होगा जब बृहस्पति लूज होगा चार्ट में, सिंपल। राइट। ठीक है। राइट। इसीलिए इसको हमने स्टार्ट किया एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट करते हुए, है ना। अभी आप देखेंगे हम्म। हेडलाइन है, तो हेडलाइन लिखा हुआ है साउंड एंड आकाश एज आर इनसेपरेबल, है ना। ठीक है। शब्द और आकाश अलग नहीं है ना। सिंपल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? अब ये सोचिए कि जब बच्चा गर्भ में प्रवेश करता है। ठीक है, बच्चा नहीं, मतलब वो जो हम्म। भ्रूण है। ठीक है। अगर आप हाँ, उसको स्पेस नहीं देंगे तो बाकी एलिमेंट्स उसमें आगे आएंगे नहीं, तो उसका जाहिर सी बात है उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सिंपल है नहीं पाएगा। ना। तो ये स्पेस क्रिएट करते हैं, वो जगह बनाते हैं, ठीक है, ताकि बाकी प्लैनेट्स आकर के वहां पे, सॉरी, बाकी एलिमेंट्स वहां पर आकर के अपना ग्रोथ और अपनी चीजों को आगे बढ़ा सके, है ना। ठीक है। सिंपल वे में क्लियर है। तो राइट। इनका मेन काम जी। ये है, यानी कि यही आकाश जो बेसिकली माई बाप है ना। ठीक है। सिंपल, जैसे पहले के हम्म। टाइम पे लोग जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे उनको क्या बोलते थे?
माई बाप, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको माई बाप, कि भाई यही माई बाप है, गरीबों के लिए हम्म यही सबका भला कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। हम्म ठीक है, तो उसी तरह हम्म से बाकी एलिमेंट्स के लिए जो आकाश एलिमेंट है वो माई बाप है। ठीक है, क्योंकि पहला एलिमेंट हम्म। यही है, दूसरा एलिमेंट आपका एयर है ना। ठीक है, यहाँ तक राइट क्लियर है राइट। है हाँ ना। सर, क्लियर। ये सबसे बड़ी बात है कि ये फॉर्मलेस है ना। ठीक है, हम्म। सबसे खास बात इसके अंदर ये है। ठीक है, ठीक है। और भी अगर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको आप पूरा कंप्लीट कर लिए, एक्सपेंशन ऑफ द एसेंस ऑफ हम्म आकाश। ठीक है, तो हम्म। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। सबसे लास्ट पॉइंट आई थिंक नहीं पढ़े थे सर आप, हियरिंग लॉस एंड लॉस हाँ ऑफ सर। द वॉइस। इसको कंप्लीट करिएगा सर, काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ। Hearing loss and loss of the voice are the difficulties that are often due to vitiation of the Akash element in the body. तो किसी भी तरीके का हेयरिंग लॉस या फिर बोलने की क्षमता, लॉस ऑफ द वॉइस, ये इस तरीके की डिफिकल्टीज हैं जो कि आकाश एलिमेंट के कम होने से या बिगड़ जाने से बॉडी में आ जाती हैं। ठीक है, अब आप आज के टाइम पे देखे होंगे सर, बहुत से लोगों का कि आराम से रीड लगा लिया कान में। ठीक है, अगर वो ऑटो से जा रहे हैं तब भी उनके कान में हेडफोन है, ईयरफोन्स है ना। ठीक है, तो क्या इसके हम्म, वजह से सुनने की क्षमता कम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये यूज करने से भी आकाश तक तो खराब होएगा ही होएगा कहीं ना कहीं। ओहो, मैं तो खुद अभी 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 भी वही लगाया हुआ चलिए सर सर, अभी की बात नहीं कर रहे। है। फर्क तो अभी भी पड़ेगा सर। सर नहीं नहीं, उतना अभी आगे पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा कि लिमिट्स कहाँ तक है ना। ठीक है, वो चीज है, ये समझ में आया। तो जाहिर राइट। सी बात है। अच्छा, दूसरी बात है कि सर अगर आप अपने जुबान से अगर आप गंदी चीजों का यूज कर रहे हैं, है ना, जैसे बहुत से लोग को देखेंगे अब्यूज करते हैं, गाली देते हैं, हाँ। अच्छी बातें नहीं करते, जाहिर सी बात है आकाश से तो खराब होगा, बृहस्पति खराब होगा। ठीक है, हम्म आगे बढ़ते हैं सर। हम्म। तो क्या है कि इसको बैलेंस स्टेट में यूज करना होता है। ठीक है, निराकार ब्रह्म इसको पढ़ेगा सर, ये समझाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ सर। Nirakar Brahma. In the body, Akash is expressed within the empty spaces, the hollow of the empty intestines, blood vessels, bladder, and the lungs are filled with Akash. Vitiation of Akash in body results in an increase of space and decrease in structure. The result is the destruction of tissue. Parkinson's disease is an example of a condition where space is created in the body where once there was cellular structure. The loss of dopamine producing cells in the substantia nigra of the brainstem creates an increase in emptiness. A similar state is seen in the pancreas due to the destruction of islet cells. वाह, क्या बात है। एक्सप्लेन करिएगा सर एम्प्टी थोड़ा सा। स्पेसेस को दर्शाता है हमारी बॉडी में। और हम्म, एम्प्टी इंटेस्टाइन्स में जो हॉलो है, ब्लड वेसल्स में जो एम्प्टीनेस है, ब्लैडर में, लंग्स में आकाश होता है, आकाश तत्व होता है। और अगर आकाश तत्व बिगड़ जाए बॉडी में तो वो स्पेस को इंक्रीज कर देता है और स्ट्रक्चर को डिक्रीज कर देता है। इससे ये होता है कि जो टिश्यू हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मतलब ये जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें आकाश तत्व बढ़ गया या फिर बिगड़ गया तो स्पेस इंक्रीज हो जाएगी और स्ट्रक्चर का जो साइज है या स्ट्रक्चर की वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज जैसे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम तब होता है जब ब्रेन के सेलुलर स्ट्रक्चर में डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स कम हो जाते हैं। और वो तभी होता है जो स्पेस है वो बढ़ जाती है और टिश्यू है वो लॉस हो जाता है, टिश्यू कम हो जाता है। तो इट इंक्रीजेस द एम्प्टीनेस। और ये सिमिलर स्टेट देखा गया है पैंक्रियास के केस में, जब आइलेट सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, जब आकाश तत्व वहां पर बढ़ जाता है या फिर बिगड़ जाता है तो पैंक्रियाज में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। हाँ सर, और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार आप देखेंगे कोई भी बॉडी का जो कई सारे जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, वो कई बार ऐसा होता है कि ब्लॉकेज आ जाते हैं बहुत सारे, है ना। जैसे बहुत से लोगों को देखते हुए घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है। ठीक है, या फिर हम्म। मतलब या तो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब वो जो एरिया है वो डेवलप नहीं हो पाता सही से। ठीक है,
क्लियर है। अब इंटरेस्टिंग बात आते हैं, जो सबसे खास बात है ना। जिस भी बच्चे का जन्म हो रहा है ना, उसकी मम्मी अगर हम्म इथिकल नहीं है, जिस भी बच्चे का जन्म हो रहा है, हम्म उसकी मम्मी अगर इथिकल नहीं है, ठीक है, देयर स्ट्रॉन्ग हम्म पॉसिबिलिटी कि उस बच्चे का जो है वो हेल्थ ग्रोथ नहीं कर पाएगा, उसका वो बॉडी पार्ट्स ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ये दो चीजों पर से डिपेंड करता है, या तो उस बच्चे का पिछले जन्म का कर्म है ना, उसका बृहस्पति, साथ में चूंकि उसकी मम्मी जो जन्म दे रही है ना, उसका बृहस्पति। ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि जो जन्म हो रहा है बच्चा, वो कहीं ना कहीं अपने पिता का ही स्पर्म लेके जा रहा है। ठीक है। तो आत्मा राइट। प्रवेश तो पिता के थ्रू ही करेगा, है ना। हाँ हाँ ये चीज है। तो किसी बच्चे के जन्म में दो प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है सूर्य और एक होता है वीनस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सूर्य जो है हम्म वो डिलीवर करता है, उसको आत्मा प्रोवाइड करते हैं, है ना। बृहस्पति जीव प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी जो भ्रूण के बारे में बात कर रहे थे, उसको प्रोवाइड करवाने का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? बृहस्पति के पास। बृहस्पति जीव है ना। हम्म ठीक है। आत्मा हम्म सूर्य हम्म है, ठीक है। और वीनस वो इंटीमेसी है जिसकी वजह से दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनते हैं। क्लियर है। हम्म तो प्लैनेट्स का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है सर जी। राइट ये चीज राइट है ना। ठीक है सर। इसके बारे में बहुत क्लियर क्लियर कॉन्सेप्ट है कि सेल्स कैसे बन रहे हैं, टिश्यूज कैसे बन रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर, है ना। ठीक है। उस स्ट्रक्चर में क्या हम्म ये होगा, ठीक है। स्पेस कम हो जाने से, अच्छा सर, इस यहाँ पे आते हैं पहले। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी पार्ट्स है ना, ठीक है, क्लियर है। अगर वो बॉडी पार्ट्स हम्म, में स्पेस बढ़ जाता है, तो क्या होगा? वो फैलेगा, है ना। फैलेगा। ठीक है। और अगर कम हाँ, होता है तो वो सिकुड़ेगा। सिकुड़ेगा। दोनों ही के दोनों ही केस में वो दिक्कतें आएगा। यानी कि उसको बैलेंस करना हम्म बहुत ही ज्यादा जरूरी हम्म है ना। ठीक है। अगर बैलेंस राइट नहीं करते तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगा। और ये दिक्कतें सबसे राइट ज्यादा जो महसूस होगा वो फिफ्थ हाउस को होगा। फिफ्थ हाउस यानी कि आपका ये वाला पार्ट। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा टफ सिचुएशन है यहाँ पे, है ना। ऐसा गोल 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 सा घुमा हुआ है ना। हम्म ठीक है। ये चीज है। तो हम्म स्टमक का इश्यूज तो सबको होता है, तकरीबन 95% लोगों को होता ही होता है। ठीक है। स्टमक रिप्रेजेंट हम्म फिफ्थ हाउस। ठीक है। और हम्म यहाँ पे स्पेस बढ़ा या घटा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, हम्म है ना। एंड और हम्म इसके और आप एस्ट्रोलॉजी में पढ़े हैं कि जुपिटर रिप्रेजेंट फैट। हम्म ठीक है। चर्बी, है ना। हम्म फैट बढ़ने का हम्म मतलब क्या होता है? बृहस्पति अच्छी कंडीशन में नहीं है। हम्म अब इंटरेस्टिंग बात आती है कि बृहस्पति, अब बिना अब आप सामने से किसी को मिले, है ना, तो कैसे चेक करेंगे उसका हम्म बृहस्पति अच्छा है नहीं है? ठीक है। उसके बारे में आगे बताया हुआ, आगे पढ़िएगा सर, इन आवर डाइट, ये जहाँ से भी आपको आगे पढ़ना है। नेक्स्ट है सर, हाँ, इन आवर डाइट द बिटर टेस्ट कंटेन्स द मोस्ट आकाश. Although Akash by itself is tasteless, the bitter taste is composed of both Akash and Vayu, and it is Vayu that provides the uniqueness of the taste. Consuming bitter foods is an excellent way to increase the influence of the Akash element. तो सर, खाने में जो कड़वा स्वाद लगने वाला कुछ भी होता है डाइट में, वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसमें आकाश और वायु दोनों होते हैं. हाँ, क्योंकि और क्योंकि ये एक तरीके से. अगर खुद में आकाश को देखा जाए तो आकाश टेस्टलेस है, उसका टेस्ट नहीं है। हम्म हम्म तो जो टेस्ट लेकिन होता है वायु ये उसको बेसिकली टेस्ट वायु प्रोवाइड की वजह से करता है. होता है। ठीक है। हम्म अगर आप हम्म ध्यान से देखें तो आप ऐसा सुने होंगे या आप ऐसा जानते होंगे कि जो सेव होता है ना, ठीक है, तो सेव को तुरंत काटे तुरंत खा लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसको थोड़ी देर रखेंगे तो उसमें क्या लग जाएगा? बताइए सर आप। वो सर, क्या तो एक अजीब सा शब्द हम लोग बोलते हैं कि उसमें वाई हो जाएगा या ये हो जाएगा, ऐसे कुछ करके बोलते हैं कि किसी भी फ्रूट को कड़वा हो जाएगा रखने से. सर, उसमें आयरन होता है, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, है ना, लाल लाल का हो जाता है। ठीक है। हाँ ये हाँ चीज हाँ. है। तो ये आयरन जो होता है या ऑक्सीजन जो होता है, ये होता है वायु में। ठीक है। हम्म हम्म इसीलिए कोई भी चीज आप खुले में रखते हैं तो बहुत जल्दी खराब होता है, इट्स अ वायु। राइट. ठीक है सर। हाँ। तो ओके. तो